आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। यूपी बिहार के लिए भारी रहेगा आज का दिन, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। जौहरान ममदानी के उमर खालिद को लिखे नोट पर बीजेपी ने कहा। मैक्सिको में 6.5 तीव्रता का भूकंप। ईरान में 8 प्रदर्शनकारियों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा। जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद राष्ट्रपति कार्यालय के नए प्रमुख की घोषणा की। सऊदी अरब से तनाव के बीच यूएई की सेना की यमन से वापसी पूरी हुई। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान बोला, यह हिंसा और आतंकवाद को उकसाने जैसा। 1 फरवरी से नई कार, जीप पर वैन के फास्टैग नया नियम। बंद हो रहा है 90s किड का फेवरेट एमटीवी चैनल। और न्यूजीलैंड सीरीज के पहले पंत सिराज का भविष्य दांव पर। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार 3 जनवरी को उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और कोल्ड डे सी जैसी स्थिति बनी रहेगी। खासतौर पर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों को कड़ाके की ठंड से सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल पश्चिम विक्षोभ के असर और उत्तर भारत में सक्रिय पछुआ हवाओं के चलते मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 3 जनवरी को मौसम प्रमुख रूप से साफ रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है। कुछ इलाकों में दृश्यता बेहद कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे सुबह और देर रात ठंड का असर और तेज होगा। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जौहरान ममदानी ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूपीए की धाराओं में 2020 से जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद के साथ एकजुटता दिखाई है। ममदानी ने उमर खालिद को अपने हाथ से लिखा एक नोट भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है, हम सब आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ममदानी के लिखे इस नोट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत के अंदरूनी मामलों में दखल बताया है और कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममदानी के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पर शपथ लेने के बाद गुरुवार को उमर खालिद की पार्टनर बनजोत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस नोट को शेयर किया है। मैक्सिको में शुक्रवार को आए 6.5 तीव्रता के भूकंप के बाद कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के झटके देश के दक्षिणी और मध्य हिस्से में महसूस किए गए। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय समय के अनुसार शुक्रवार शाम तक 2 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। इस भूकंप का केंद्र दक्षिण पश्चिम राज्य गरेरो में सैन मार्कोस के पास लोकप्रिय पर्यटक शहर एकापुल्को के नजदीक था। गुएरेरो के गवर्नर एवेलिन सालगादो ने बताया कि राज्य में 50 साल की एक महिला की मौत होने की आशंका है। वहीं मैक्सिको सिटी के मेयर क्लारा बुग्रादा ने 60 साल के एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने यह भी कहा है कि 12 लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक अधिकारी ने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों से हुए झड़पों में 8 लोगों की मौत को हत्या कहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मामलों की स्पेशल रिपोर्टर माई शातो के ईरान में हालिया प्रदर्शनों के दौरान 8 प्रदर्शनकारियों की हत्या पर चिंता व्यक्त की है। यूएन अधिकारी का कहना है कि वह ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के 6ठे दिन की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और उन्हें मिली रिपोर्ट से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच बढ़ती झड़पों का संकेत मिलता है। उन्होंने ईरानी अधिकारियों से अभिव्यक्ति, संगठन और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकारों का सम्मान करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग से परहेज करने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने देश के इंटेलिजेंस चीफ कायरिलो बुदानोव को अपना नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाने की घोषणा की है। जेलेंस्की के पिछले शीर्ष सहयोगी एंद्री एरमक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा।
जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एरमेक का राजनीतिक प्रभाव काफी ज्यादा रहा। उन्होंने युद्ध खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ हुए अहम बातचीत में यूक्रेन की वार्ता टीम का नेतृत्व भी किया। एरमेक के इस्तीफे के एक महीने बाद जेलेंस्की ने बुदानोव के नाम पर ऐलान किया है। जेलेंस्की ने कीव में बुदानोव के साथ हुए बैठक की एक तस्वीर साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, इस समय यूक्रेन को सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि यमन से उसके सशस्त्र बलों की वापसी पूरी हो गई है। यूए के रक्षा मंत्रालय ने कहा, यूए के सशस्त्र बलों की यमन में संपूर्ण वापसी पूरी हो गई है। इसे आतंकवाद के खिलाफ काम कर रही टीमों के बीच बचे हुए कार्यों को समाप्त करने के लिए पहले से घोषित फैसले के तहत किया गया है। यमन में अलगाववादी समूहों को समर्थन के मुद्दे पर बीते कई दिनों से सऊदी अरब और यूए के बीच तनाव चल रहा है। यह तनाव उस वक्त शुरू हुआ जब हाल ही में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में एक हवाई हमला किया। इस हमले में यूएई से आए कथित हथियारों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। इसके बाद सऊदी अरब से मांग की गई थी कि यूएई यमन सरकार के अनुरोध पर अमल करते हुए 24 घंटे के भीतर अपनी सेवा वापस बुलाए। इस मांग की प्रतिक्रिया में यूएई ने सभी आरोपों का खंडन तो किया, लेकिन अपनी सेना वापस बुलाने की घोषणा भी की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की कड़ी निंदा की है और इसे उन्हें आंतरिक मामले पर दखल देने वाला बताया है। ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर ईरानी सरकार को चेतावनी दी थी कि और प्रदर्शनकारियों को मदद का भरोसा दिया था। उन्होंने कहा था, अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है तो जो कि उनकी आदत है, तो अमेरिका उनको प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए आएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया ईरान को लेकर अमेरिका के दादागिरी और अवैध रवैयों का विस्तार है। यह न केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों और नियमों का घोर उल्लंघन है, बल्कि ईरान के नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद को उकसाने जैसा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की है कि 1 फरवरी 2026 से कार, जीप या वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय नो योर व्हीकल यानी अपने वाहन को जाने प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। यह नियम केवल नए फास्टैग पर लागू होगा और अब फास्टैग जारी करने वाले बैंक ही कारों के लिए इस प्रक्रिया को पूरी तरह से संभालेंगे। पहले से जारी फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया अब रोजमर्रा की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फास्टैग से जुड़ी कोई समस्या आती है तो ऐसे खास मामले में यह प्रक्रिया दोबारा की जा सकती है। NHAI का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को और भी आसानी हो। यह बदलाव लाखों फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, जिन्हें पहले फास्टैग सक्रिय होने के बाद केवाईबी प्रक्रिया के कारण असुविधा और देरी का सामना करना पड़ता था, भले उनके पास सभी जरूरत कागजात हो। आज के समय में किसी के भी पास 1 मिनट तक गाना सुनने का समय नहीं है। हर कोई सोशल मीडिया पर रील्स के जरिए गाना सुनना पसंद करता है। 30 सेकंड के वीडियो में आज लोग यूजर्स का अटेंशन चाहते हैं, लेकिन एक समय था जब स्कूल जाने से पहले रोज सुबह हम टीवी पर गाना सुना करते थे, फिर उस गाने को गुनगुनाते हुए अपने स्कूल पहुंचते थे। इन सभी चीजों में सबसे बड़ा हाथ MTV इंडिया चैनल का था, जिसने हमारे अंदर कई बदलाव किए। 90 और 2000 के दशक में MTV चैनल का इंडिया को बदलने में काफी अहम रोल रहा है। इसने यहाँ पॉप कल्चर को बढ़ावा दिया और लोगों के बात करने का ढंग भी बदला। साथ ही इसने हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन कौन से गाने सुनते हैं, कैसे बोलते हैं और अपने पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, उसमें भी बदलाव किए। इसलिए जब इस हफ्ते अचानक गूगल और सोशल मीडिया पर MTV बंद हो रहा है, ट्रेंड करने लगा है,
तो सबके दिल को गहरी ठेस पहुंची। ऐसा नहीं कि आजकल ज्यादातर लोग एमटीवी देखते हैं, लेकिन इसलिए दुख हुआ क्योंकि एक समय पर कई लोग एमटीवी पर ही जीते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए शनिवार को जब चयनकर्ता 15 सदस्यीय टीम का ऐलान करेंगे, तो असली हेडलाइन टीम के नाम नहीं बल्कि उन बड़े सवालों की होगी जिन्हें यह चयन उजागर करेगा। वनडे क्रिकेट की दिशा, खिलाड़ियों की अहमियत और टीम संयोजन के फैसले इस घोषणा की असली कहानी होंगे। इस खेल के केंद्र में है ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज, जिनके भविष्य को लेकर हर कदम पर बहस तय है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज जीतने वाली टीम में बड़े फेरबदल की संभावना कम है, लेकिन अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के सामने 2 ऐसे मुद्दे हैं जिनसे बचना आसान नहीं होगा। पहला, ऋषभ पंत की प्रासंगिकता, तो दूसरा मोहम्मद सिराज की वनडे भविष्य रेखा। वनडे क्रिकेट अब भी संतुलन का खेल है और मध्य क्रम में खेलने वाले विकेट कीपर की भूमिका यहाँ निर्णायक होती है। पंत के इस भूमिका के लिए स्वाभाविक विकल्प रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल में उन्हें लगभग अदृश्य बना दिया गया है। जुलाई 2024 से दिसंबर 2025 के बीच सिर्फ एक वनडे खेलना किसी भी खिलाड़ी के आत्मविश्वास और लय को तोड़ने के लिए काफी है। 8 साल में केवल 31 वनडे और 35 से कम का एवरेज उनके करियर की पूरी कहानी नहीं कहता, लेकिन चयनकर्ताओं की उदासीनता जरूर बयान करता है।